गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नंद किशोर सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका स्वागत है। और आज कक्षा 10th विषय सामाजिक लोकतांत्रिक चैप्टर फर्स्ट सत्ता की साझेदारी पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद किस प्रकार था। बहुसंख्यक आपको पहले ही बताया था कि कोई समुदाय अपने मन माने ढंग से किसी देश का शासन कर सकता है और अल्पसंख्यक को उनकी ज़रूरतों की अवहेलना कर सकता है। तो देखा गया कि सिंहली और तमिल लोगों के बीच इस प्रकार आपसी टकराव चलता रहता था और 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था और 1956 में यानी कि 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल लोगों को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दी गई थी। उसके बाद विश्वविद्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली थी, जिसमें सिंहली लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वरीयता दी गई, यानी कि 85% सिंहलियों को और 50% में सभी लोग शामिल होते थे। फिर नए संविधान में ये प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। फिर एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों में श्रीलंका तमिलों की नाराज़गी और शासन को लेकर उन्हें परायापन कर दिए गए, बेगानेपन बढ़ा। फिर उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है, यानी कि नहीं तो उनकी भाषाओं को वो मान्यता दी गई और न ही उनके कल्चर को अपनाया गया। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकार से भी वंचित कर रही है और इक्वलिटी जो थी ना हर जगह, वो भी उनको ख़त्म कर रही थी। उनके पॉलिटिकल जो राइट्स थे वो भी ख़त्म कर रहे थे और सरकारी और नौकरियों में फ़ायदों के अन्य कामों को उनके साथ भेदभाव हो रहा था, उनके हितों की अनदेखी की जा रही थी। परिणाम ये हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले जा रहे थे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो ये बहुसंख्यकवाद थे, सिंहली लोग हर जगह आगे बढ़ रहे थे। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। अब श्रीलंकाई जो तमिल थे, एक तो हिंदुस्तानी तमिल थे, एक तो हिंदू तमिल और एक श्रीलंकाई तमिल। ये हिंदू तमिल तो वहाँ मजदूरी करने के तो वहीं के रह गए थे और श्रीलंकाई तमिल जो वहीं के थे मूल, तो उन्होंने भी अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने में, क्योंकि वहाँ पे क्या एक कानून बनाया गया, उस कानून के तहत वो कानून बनाया गया था 1956 में, जिसमें सिंहली को क्या किया, सिंहली को राजभाषा बनाया गया। तो तमिलों ने देखा कि इस प्रकार ये अपने को हर राइट्स में वंचित कर रहे हैं, तो तमिल लोगों ने भी राजनीतिक पार्टी बनाई। तमिलों ने अपनी राजभाषा बनाने क्षेत्रीय स्वायत्तता यानी कि अपने क्षेत्र में खुद के लिए भी कुछ करें, उसके लिए भी कुछ करने की सोची थी उन्होंने। तो अपने जो क्षेत्र में जो क्षेत्रीय जो लोग थे उनके साथ उनके लिए भी कुछ नहीं करने दिया उन लोगों ने। तो फिर देखा गया कि क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार, एजुकेशन और एम्प्लॉय के लिए भी समान अवसरों की मांग को लेकर वो संघर्ष करने लगे। फिर 1980 के दशक तक उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना।
1980 के दशक तक उत्तरी पूर्वी श्रीलंका, जो उत्तरी पूर्वी श्रीलंका था, वहाँ पर क्या किया इन लोगों ने कि स्वतंत्र तमिल इलम पार्टी बनाने की कोशिश की। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव गृह युद्ध में परिणत कर दिए गए। तो गृह युद्ध का मतलब ये हुआ, गृह युद्ध का अर्थ ये हुआ कि किसी देश में, गृह युद्ध का मतलब क्या हुआ, किसी यानी कि श्रीलंका दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव गृह युद्ध में परिणत किए, गृह युद्ध में बदल दिया। तो गृह युद्ध का अर्थ क्या हुआ कि किसी देश में सरकार विरोधी समूहों को हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले कि युद्ध सा लगे। कहने का मतलब किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले कि वो युद्ध सा लगे, उसे गृह युद्ध कहते हैं। कोई भी हो, किसी भी देश में सरकार के विरोध में कुछ समूह, कुछ विपक्षी पार्टियां ऐसी हिंसक लड़ाई का रूप ले ले जैसे वो युद्ध सा लगे, उसे गृह युद्ध कहा जाता है। अब पता चला गृह युद्ध। तो गृह युद्ध से मुल्क व सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानी पैदा हुई। गृह युद्ध से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन में हर तरह से परेशानी होती है। आपसी लड़ाई में परेशानी ही आती है। तो 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। इम्पोर्टेंट, गृह युद्ध कब हुआ खत्म? 2009 में, है ना। तो अब देखिए, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? प्यारे बच्चों, सत्ता की जो साझेदारी है, सत्ता की साझेदारी का मतलब ये हुआ कि यह क्या है? यह एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज के सभी वर्गों को क्या करें? शासन संचालन में स्थायी साझेदारी, है ना। ऐसी व्यवस्था जो कि समाज के सभी वर्गों को शासन संचालन में स्थायी साझेदारी प्राप्त हो, ठीक है ना। तो देखो, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? वाई? सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। प्रथम, अब पहला देखिए, इम्पोर्टेंट है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी। इसमें
इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। कि सत्ता का जो बंटवारा है वो क्या होता है कि बंटवारा होना चाहिए। इसमें क्या है कि जो सामाजिक समूह हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय जो दल हैं, उनके बीच में टकराव नहीं होते हैं, है ना। जिसमें आपको पता ही है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, जो कि न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका द्वारा बने कानून पर अंकुश रखती है। सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। पूरे देश के लिए एक समान सामान्य सरकार हो, फिर राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें हो, कि सरकार के बीच विभिन्न स्तरों में सत्ता का बंटवारा हो जाए, ठीक है ना, और राज्य और क्षेत्रीय सरकारों में भी अलग अलग बंटवारा हो जाए। तो इसमें क्या है कि टकराव का अंदेशा कम रहता है। सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेती है। सामाजिक जो टकराव है, सांप्रदायिकता है, क्षेत्रीयता है, वो क्या है कि इस प्रकार ये टकराव का रूप ले लेती है, जिसमें क्या होता है कि सामाजिक समूह मसलन भाषाई, क्या होता है, एक तो भाषाई, धार्मिक समूह, ये इस प्रकार एक हिंसक रूप ले लेती हैं। सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा रहता है। यानी कि हर पार्टी, ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इस प्रकार ये सत्ता का बंटवारा हो जाता है। तो उसमें भी इस प्रकार हिस्सा देने से राजनीतिक व्यवस्था का स्थायित्व भी बना रहता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था की एक अच्छा उदाहरण है। बेल्जियम में भी ये बंटवारा हुआ था, जैसे फ्रेंच और डच भाषाई लोग इस प्रकार राजनीतिक टकराव में बढ़े थे, तो एक सामुदायिक सरकार भी वहाँ आ गई थी। फिर देखिए दूसरा उदाहरण, इसमें सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र की आत्मा, लोकतंत्र की आत्मा में आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र की आत्मा एक बहुत ही अच्छा और इसमें लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन, जो लोग इस शासन और, क्योंकि लोकतंत्र क्या है, एक लोकतंत्र किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण होता है, जिससे कि हर प्रकार से, जिस प्रकार एक शरीर होता है, शरीर में एक आत्मा बसती है, उसी प्रकार लोकतंत्र भी क्या होता है कि सत्ता की साझेदारी प्रजातंत्र का आधार है। ये इसके विकास के लिए आवश्यक है। तो लोकतंत्र की आत्मा शासन व्यवस्था के अंतर्गत है। इनके बीच सत्ता को बांटा जाए
और ये लोग इसी डरे से रहें। ठीक है ना। तो लोकतंत्र में क्या है, प्रजातंत्र का आधार है सत्ता की साझेदारी। क्या है सत्ता की साझेदारी? क्या है? प्रजातंत्र का आधार, प्रजातंत्र का आधार है। ठीक है ना। और इसके विकास के लिए आधुनिक प्रजातंत्र में शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है। लोकतंत्र की आत्मा तो सत्ता, शासन की सत्ता जनता के हाथों में होती है, जनता के हाथों में, जनता के हाथों में होती है। इसलिए वेद सरकार, इम्पोर्टेंट है, वेद सरकार किसे कहती है, प्रश्न आ सकता है कि इसलिए वेद सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। वेद सरकार वही है, वही सरकार सही है, सार्थक है, जिसमें कि सभी अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। वही एक वेद सरकार कही जाएगी। इसका प्रयोग जनता निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा करती हैं। इस प्रकार समस्त समूह सत्ता की भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। ठीक है ना, शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। सत्ता का बंटवारा, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। इस पक्ष में एक और मत कही जा सकता है, एक और बात कही जा सकती है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है। वो देखिए, इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं, है ना। एक युक्ति भी है, एक उपाय भी है, और दूसरा एक नैतिक तर्क भी है कि नैतिक तर्क क्यों है, कि नैतिक तर्क में ये कहा जा सकता है कि सभी के लिए समान अवसर होंगे। ठीक है ना, और सभी लोग अपना अपना कर्तव्य समझेंगे, अपना पक्ष रख सकते हैं और अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी ले सकते हैं। ठीक है ना, उसमें वो अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए सोच सकते हैं। सत्ता में रहते हुए काफ़ी सत्ता लुलुपता के लिए लोग आगे आते हैं, और कुछ लोग सत्ता में रहकर लोगों के लिए नैतिक कर्तव्य का भी पालन करते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्गत महत्व को बताता है। युक्तिपरक यानी कि समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, जितनी भी योजनाएं आ रही है, जितने भी जो कार्य हो रहे हैं, लोगों को इसके बारे में पता चले, लोगों को लाभ मिले, लोगों को हर शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके लिए उनको सारी चीज़ें मिले। और नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्गत महत्व बताता है। सत्ता के बंटवारे में जो सत्ता का जो बंटवारा हुआ उसका महत्व क्या है वो लोगों को बताया जा सकता है। अब देखो, सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से हैं वो देखते हैं। कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता है। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी के विचार सामने आया। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने आप को खुद को ही राजनीतिक सत्ता मान लेते हैं। वो कहते हैं कि बंटवारा नहीं हो सकता, लेकिन इसी धारणा को, गलत धारणा को ही बदलने के लिए साझेदारी का विचार सामने आया। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियाँ एक किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए।
क्योंकि अलग अलग हाथों में रहेगी तो लोग अपनी अपनी मन मर्जी से करेंगे, लेकिन एक हाथ में रहेगी और उसी के अकॉर्डिंग वो सारा कार्य करेंगे। इस प्रकार ये सारा कार्य कर सकेंगे। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा, क्योंकि फैसले लेने की शक्ति अगर बिखर जाती है कि व्यक्ति होते हुए भी नहीं है, तो उसके जो फैसले हैं, जो कड़क फैसले हैं वो लिए गए, वो लागू नहीं हो पाएंगे और संभव भी नहीं हो पाता है। इसलिए सत्ता का बंटवारा होना जरूरी है। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है, इम्पोर्टेंट है, लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, क्योंकि जनता के ही हाथ में निहित होते हैं। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। इसमें क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं कि स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं, यानी कि सामुदायिक सरकार है, सामुदायिक सरकार है। ठीक है ना। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपको ढंग से वीडियो सुनना है और ढंग से समझना है। जब प्रश्न आए तो आपको ढंग से उत्तर देने हैं, डेट लगानी है, चैप्टर का नाम लिखना है और अच्छी तरह से पेज संख्या भी लगानी है। थैंक यू।